गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले हमने बात की थी लर्निंग थ्योरी में कनेक्शनिज्म के बारे में, जिसे संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया है, प्रयास व भूल का सिद्धांत कहा गया था। आज हमारी उससे नेक्स्ट जो लर्निंग थ्योरीज है कंडीशनिंग थ्योरी। कंडीशनिंग थ्योरी में जिसे अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है, इसमें दो थ्योरियाँ हैं। पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशन को हिंदी में कहा गया है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत और ऑपरेंट कंडीशनिंग को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। पहली I.P. पावलोव द्वारा दी गई है और दूसरी स्किनर द्वारा दी गई है। कनेक्शनिज्म और जब हम कंडीशनिज्म की बात करते हैं तो इसमें एक सीखने वाली जो अहम बात है, कनेक्शन में मतलब होता है संबंध बनाने से, कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम उस चीज़ से ना मन से जुड़ जाते हैं, संबंधित हो जाते हैं। और संबंधित होने पर उस क्रिया को करते करते धीरे धीरे जब मन से उस काम को करते हैं तो उसमें से होने वाली जो गलत क्रियाएं हैं उनको हम कम करते चले जाते हैं और सही क्रिया को दोहराते चले जाते हैं, और लास्ट में हम उस क्रिया को बिल्कुल सही और एक्यूरेट अच्छे से करना सीख जाते हैं। अब इस चीज़ को हम लाइफ में किसी भी काम को सीखने के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मैंने जब बात की थी तो हमने बात की थी, एक साइकिल चलाने का एग्जाम्पल लिया था। छोटे बच्चे के द्वारा कुछ चलने की बात अगर हम कर लें, घर में आप कई तरह के काम करते हैं, हम उसकी बात कर सकते हैं। तो मतलब शुरू में अगर हम अपने आप हेल्प से सीख रहे हैं तो हम गलतियां काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अनुबंधन ये संबंध में एक बात और है कि जब आप मान लीजिए अकेले हैं और कोई काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप अपने आप को सेम कंडीशन में पाएंगे। आप उस चीज़ को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हो, आप उसका हल निकालने की कोशिश करते हो, हल निकालते हुए इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो कि ये ऐसे नहीं वैसे करके देख लेते हैं। मतलब आपका दिमाग आपको कई तरह के ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उनमें से आप किसी एक सही को सेलेक्ट करते हो, फिर आप फिर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो कि ये सही ऑप्शन है या कोई सही, मैं क्या अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर लगता है कि हाँ सही है तो आप उस चीज़ को दोहराते हो, नहीं तो आप उसको ख़त्म करके दूसरी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करते हो। ये तो था संबंधवाद। अब जब सेकंड हम लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने इस बात को समझना है कि सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग में आपने एक जनरल बोलचाल की भाषा में भी कई बार सुना होगा कि आपको ना इस बात की कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करते हो तो मैं ये करूँगा। जैसे मान लीजिए आप फ्रेंड्स में किसी को कहते हैं कि चलो हम एक टूर पे चलते हैं, तो उसमें कहते हैं वह मैं तब चलूँगा अगर तुम साथ में चलोगे। तो मतलब आप किसी काम को किसी दूसरे क्रिया के साथ जोड़ देते हो, मतलब ये होगा तो मैं ये करूँगा। तो सबसे पहले जो मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग है, इसको हिंदी में अनुबंधन कहा गया है। अनुबंधन का अर्थ क्या है? जैसे अनुबंधन, अनु को अगर अलग कर दे तो बंधन का मतलब होता है बांधना, एक दो चीज़ों का जुड़ना, दो क्रियाओं का आपस में मिलना। तो इस तरह से अनुबंधन शब्द का मतलब क्या है कि सिस्टेमेटिक वे से किन्हीं दो क्रियाओं को साथ साथ घटित करवाना, और धीरे धीरे जब हम एक क्रिया को हटा भी देते हैं तो दूसरी क्रिया सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। या अनुबंधन में अगर हम बात करें, एक अस्वाभाविक उद्दीपन, एक स्वाभाविक क्रिया। क्योंकि जब आप इस थ्योरी को पढ़ते हो, थोड़ा अच्छे से अकेले में बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो इस तरह के कई आपको वर्ड मिलेंगे। अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन क्या है, तो उसमें वो बात करता है कि एक स्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक क्रिया है। अब स्वाभाविक उद्दीपन क्या है? कोई भी स्टिमुलस जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हो। तो इसको मैं शुरू करने से पहले शॉर्ट में इसको क्लियर कर दूं कि कंडीशनिंग क्या है। तो उसके बाद अगर आपको कंडीशनिंग का मीनिंग क्लियर हो जाता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों थ्योरीज आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में बात की कि मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग क्या है? अनुबंधन है, बांधने की बात है, दो क्रियाओं का साथ साथ घटित होना है।
तो इसको ये जो कंडीशनिंग थ्योरी है, ये व्यवहारवादियों की देन है। अब व्यवहारवादी कौन थे? व्यवहारवादी जैसे साइकोलॉजी अपने जन्म से जब से साइकोलॉजी का वैसे तो शुरुआत फ़िलॉसफी से लगाई जाती है, पर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया साइकोलॉजी ने अपने आप को फ़िलॉसफी से अलग कर लिया। फ़िलॉसफी किसी बात की तर्क नहीं करती, वो सामने वाले के विचारों को महत्ता देती है। मनोविज्ञान के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तर्क की बात करता है, उस चीज़ को वेरीफाई करने की बात करता है कि ऐसा क्यों है। फ़िलॉसफी ऐसी कोई बात नहीं करती। फ़िलॉसफी क्या है कि मान लीजिए आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग टू समय विचार हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए, या मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा हो, वो एक फ़िलॉसफी है। बट जब साइकोलॉजी जब ये इसी की एक शाखा होते हुए दोनों आगे बढ़े, तो समय के अनुसार जो नए साइकोलॉजिस्ट, नए शिक्षाविद साथ में जुड़े, उन्होंने इस बात से ऑब्जेक्ट किया कि विज्ञान शब्द किस बात के ऊपर निर्भर करता है? तर्क पर निर्भर करता है कि हर चीज़ को सिस्टमेटिक वे से जब उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करे कि ऐसा क्यों हुआ। ये मतलब खाली विचारों का नहीं है, ये विज्ञान का पक्ष था। तो इसलिए आगे बढ़ते बढ़ते मनोविज्ञान जो फिलॉसफी थी उससे अलग हो गया। अलग होने के बाद समय समय पर इसमें कई अलग अलग वाद उपस्थित हुए। वाद से मतलब क्या है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, दोज हु गिव्स द वन आइडियाज़, जो एक तरह का विचार रखते हैं, एक ऐसा व्यक्तियों का समूह जो एक तरह के विचारों का समर्थन करते हैं, उनको वाद कहा गया है। तो ये जो अनुबंधनवाद आया है, कंडीशनिंग थ्योरी है, ये व्यवहारवादियों की देन थी। व्यवहारवादियों ने इस बात का समर्थन किया कि जो सीखना है वो अनुबंध पर भी आधारित है। अब इसमें अगर मैं अनुबंधन की बात करूं तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि दो क्रियाओं का साथ साथ घटित होना, तो अब इसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया को पैदा करती है। मतलब S&R की थ्योरी भी इसको कहा गया है। S&R से आपका मतलब क्या है? जब हम मनोविज्ञान में सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, वो कहता है व्यवहार का विज्ञान है। एक इसकी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, मनोविज्ञान इज़ व्हाट इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। अब वो कहते हैं व्यवहार का विज्ञान से क्या मतलब है? वो कहते हैं S&R, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। S क्या है? स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या है? आपकी उसके प्रति होने वाली प्रतिक्रिया क्या है। तो ठीक जब हम S&R को समझते हैं, इसको भी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी कहा गया है। तो इसमें जब हम कंडीशनिंग की बात करेंगे तो अनुबंधन में जो सिद्धांत व्यवहारवादियों की देन थी, और ये कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है, फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अनुबंधन हमारे स्नायु तंत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। स्नायु तंत्र मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वातावरणीय उद्दीपन जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होता है, उसी प्रकार की हम अनुक्रिया करते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा से दोहराता हूँ। इन्होंने क्या कहा है? कहता है जो हमारा नर्वस सिस्टम का वातावरणीय उद्दीपन में जिस प्रकार से जुड़ा हुआ है वो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है और हम उसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसी बात को दोबारा से दोहराते हैं तो इसमें इस थ्योरी में आई.पी. पावलोव ने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो शरीर शास्त्री थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। उनका जो शारीरिक रचना थी उसमें उसके काम के प्रति बड़ा रुझान था, बल्कि इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उन्होंने अपने इस सिद्धांत में जब इस बात को क्लियर किया तो उन्होंने इस बात को क्लियर करने के लिए एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया और उस पर इस बात को एक्सपेरिमेंट करते हुए डिक्लेयर किया कि एक जो स्वाभाविक उद्दीपन है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, परंतु अगर हम उस स्वाभाविक उद्दीपन के साथ कोई आर्टिफिशियल स्टिमुलस जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो भी सामने वाला स्वाभाविक उत्तर प्रस्तुत करता है।
धीरे धीरे जब हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ते हैं, अनुबंधित कर रहे हैं, जब इन दो क्रियाओं को साथ साथ आगे चलाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रस्तुत कर रहा है, परंतु धीरे धीरे वो क्रियाएं आपस में इतनी जुड़ जाती हैं, अगर हम स्वाभाविक उद्दीपन को हटा भी देते हैं, कृत्रिम उद्दीपक जो अपने आप में निर्जीव है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर हम सिर्फ उसको भी प्रस्तुत करते हैं तब भी सामने वाला स्वाभाविक उत्तर प्रस्तुत करता है। तो सारी जो थ्योरी है, थ्योरी का जो सारा निचोड़ है वो इन्हीं 3-4 लाइनों में है। सबसे पहले क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, देन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अस्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति प्राकृतिक प्रक्रिया है। देन कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल या नेचुरल स्टिमुलस, देन तब भी आप क्या देते हो? नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो। आफ्टर सम एक्टिविटीज़, इस तरह की क्रियाओं के गुजरने के कुछ समय बाद, जब आप सिर्फ जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है या जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है सिर्फ उसी को प्रस्तुत करते हो, तब सामने वाला, अभी नेचुरल जो उसके साथ जुड़ा हुआ था उसको हमने प्रस्तुत नहीं किया, सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया है, तब भी सामने वाला जो अब रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है वो उसका कंडीशनल रिस्पॉन्स है। कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये 3 पॉइंटों में सारी बात निकल जाती है कि अनुबंधन है क्या। अनुबंधन 2 क्रियाओं को साथ साथ प्रस्तुत करना है, जिसके चलते चलते सामने वाला अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। एक समय ऐसा आ जाता है जब आप प्राकृतिक उद्दीपक प्रस्तुत नहीं भी करते, खाली आप आर्टिफिशियल एक अप्राकृतिक उद्दीपन प्रस्तुत करते हो, तब भी सामने वाला वही सेम क्रिया करता है, तो उस क्रिया को ही कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया है। अब इसके तौर पर हम कई अलग अलग तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लास में टीचर द्वारा बच्चे को पढ़ाने के दौरान कई बार कंडीशन लगा दी जाती है कि जो बच्चा काम अच्छा नहीं करेगा उसको पनिश किया जाएगा। अब काम करना, टीचर के द्वारा काम देना, बच्चों के द्वारा काम करना नेचुरल टू नेचुरल रिस्पॉन्स है। काम करना है बट अच्छा साफ करना है, पूरा करना है, हैंड राइटिंग विद गुड हैंड राइटिंग करना है, तो वो उसके साथ जोड़ दी गई है। अदरवाइज़ क्या है, उनको किसी न किसी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर डर, भय जो पैदा किया जाता है वो अब थर्ड टाइम क्या है, जब अब यहाँ पर वो बच्चे अपने तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जब यही 2 क्रियाएँ आपस में चलती चलेंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टीचर को ये बात कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी बच्चे अपना काम अच्छा ही करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने जो क्रिया एक नेचुरल था, सभी बच्चों ने काम करना है, जो नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा, तो वो जो आपने साथ में कंडीशन लगा दी है, या बच्चों को फ़ाइन पड़ेगा, जो बच्चा लेट आएगा उसको फ़ाइन लगेगा, जो बच्चा ड्रेस में नहीं आएगा उसको फ़ाइन पड़ेगा। तो मतलब क्लास में, स्कूल में आप बहुत सी ऐसी एक्टिविटी नोटिस करते हो जो किसी न किसी तरह की कंडीशन बेस्ड होती हैं। उन कंडीशन का पर्पज़ क्या होता है कि जब उसको टाइमली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो थोड़े टाइम बाद आप, अगर वो कंडीशन हटा भी दी जाती है तब भी आप सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हो। वो आपकी क्या है? कंडीशनल रिस्पॉन्स है, सेम टू कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इसी बात को क्लियर करने के लिए पावलव ने एक प्रयोग किया। तो प्रयोग को मैं दोहरा देता हूँ एक बार दोबारा से। वैसे जो हमारी पहली वीडियोस थी उसमें मैंने इसको दोनों थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से करवा दिया था। इसमें मैंने आपको दोबारा से मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग क्लियर करने की कोशिश किया कि कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग हमारे व्यवहार को इस तरह से बांध देती है, जोड़ देती है, जिससे हम उस क्रिया के प्रति बिना कुछ सोचे ही रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब पावलव ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक कुत्ते को लिया, उसके गले को हल्का सा छेद करके उसके जो स्लेविया वाली नस थी उसका ऑपरेशन किया और उसमें कांच की नली लगा दी। तो कांच की नली लगाने का पर्पज़ ये था कि कुत्ता भोजन के प्रति जो लार देता है उसकी मात्रा को नापा जा सके। तो यहाँ पर जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले एक साउंड प्रूफ रूम लिया जाता है, एक ऐसा कमरा जिसमें बाहर से कोई शोर शराबा ना हो। दूसरा, उसमें
जो पावलव है उस कमरे से परली तरफ इस तरह से ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ से वो उसकी हर एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। एक स्पेशल तरह की टेबल तैयार की जाती है जिस पर उसको बांधा जाता है और बांधने के बाद साउंड प्रूफ रूम में एक्टिविटी शुरू की जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट करने से पहले कुत्ते को एक निश्चित समय के लिए भूखा रखा जाता है। अब यहाँ पर भूख और भूख के प्रति लार ये दोनों नेचुरल स्टिमुलस हैं। सबसे पहले जब एक्टिविटी शुरू होती है तो एक घंटी बजाई जाती है, उसके कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक वे से कुत्ते के सामने भोजन आ जाता है। भोजन को देखकर कुत्ता लार प्रस्तुत करता है। यहाँ पर नेचुरल स्टिमुलस क्या है, भोजन, और नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, कुत्ते के द्वारा दी जाने वाली लार। नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स है। यहाँ पर कुत्ते के द्वारा घंटी पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की जाती क्योंकि कुत्ते को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका सिर्फ भोजन को देखकर दिए जाने वाली लार ही नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स है। पर जब ये एक्टिविटी बार बार दोहराई जाती है तो कुत्ते को इस बात की समझ आ जाती है कि घंटी के बजने के कुछ देर बाद भोजन मिलता है। तो अब क्या होता है कि जब घंटी बजती है तो कुत्ते, ये घंटी क्या है, ये कंडीशनल स्टिमुलस है जिसको जोड़ा गया है। अब अगर मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो अस्वाभाविक उद्दीपन है या आर्टिफिशियल स्टिमुलस है ये जीरो है, इसकी कोई वो नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सामने वाला इसके प्रति कोई रिस्पॉन्स करे, परंतु धीरे धीरे ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि जो डॉगी है वो इसी को देखकर ही रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। तो सेकेंड टाइम में क्या होता है कि घंटी बजती है, कुछ देर बाद भोजन आता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। अब जब ये क्रियाएं काफ़ी बार दोहराई जाती हैं तो जैसे ही घंटी बजती है कुत्ता लार प्रस्तुत कर देता है। भोजन नहीं अभी आया, सिर्फ घंटी बजी है, भोजन आया नहीं है, कुत्ते ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। ठीक इसी तरह से जब बार बार इस एक्टिविटी को दोहराया जाता है तो लास्ट में क्या होता है, सिर्फ घंटी बजती है, कंडीशनल स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है और कुत्ते के द्वारा दी जाने वाली लार कंडीशनल रिस्पॉन्स है। अब वैसे क्या था, अगर हम थोड़ा सा वापस चलें, भोजन के प्रति वो रिस्पॉन्स करता है, कंडीशनल नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स। सेकंड आया कंडीशन प्लस नेचुरल स्टिमुलस नेचुरल रिस्पॉन्स। आफ्टर सम टाइम जब इस एक्टिविटी को रिपीट किया जाता है, कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता, तब भी कुत्ता नेचुरल वो कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो ये लास्ट वाला है, कंडीशनल स्टिमुलस टू कंडीशनल रिस्पॉन्स ही सारी कहानी का अर्थ प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, अनुबंधन क्या था कि दो स्टिमुलस को आपस में बांधना, जोड़ना, जिसमें एक निर्जीव है या एक ऐसा है जिसमें कोई कुछ है ही नहीं कि वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करे, परंतु जब वो दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो भी इतना बलशाली हो जाता है कि वो सामने वाले का रिस्पॉन्स ले लेता है। इसे ही कंडीशनल स्टिमुलस टू कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया है। तो पूरी थ्योरी में जो हम समझने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि हमें इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए कि अस्वाभाविक या जिसे आर्टिफिशियल स्टिमुलस कहा गया है उसके प्रति सामने वाला कब आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें साथ ही कुछ इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इन्होंने कहा गया कंटिन्यूटी ऑफ द यूएस एंड यूएस, सीएस एंड यूएस, कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस की कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उत्तेजनाओं में शक्ति होनी चाहिए। ये जो आपकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, एलिमेंट्स हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे, वो पहली वीडियो में भी करवा दिया है। नेक्स्ट इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशंस हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में सबसे पहले तो ये बात कही गई है भाषा सीखने में बहुत सहायक है, नई आदतों को सीखने में सहायक है, बुरी आदतों को छुड़वाने में सहायक है, भय को दूर करने में सहायक है, तो अभिवृत्ति के विकास में सहायक है, न्यू लर्निंग लैंग्वेज में सहायक है, रूढ़ियों, भय का या जो बुरी आदतें हैं उनको दूर करने में सहायक है। और इसमें जो श्रवण दृश्य संसाधनों का संबंध है वो काफ़ी कुछ बताया गया, जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनके रिलेशन में काफ़ी कुछ बताया गया। तो इसी के बिहाफ पे ये बात कही जा सकती है कि जो कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसे क्लासिकल प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया है, इसमें जब भी आप क्रिया करते हो
पहले आपको कुछ मिलता है, देन यू हैव टू प्रोवाइड योर रिस्पॉन्स। अब इसी के बिहाफ पे जब इसको क्रिटिसाइज़ किया गया तो एक नई थ्योरी का जन्म हुआ जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।